नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोचों से सौतेले सुलूक पर इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने किया तशवीश का इजहार। पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हमलों को लेकर मचा हाहाकार। और मदरसे की जमीन पर नाजायज कब्जे से शिया फिरके में गम और गुस्से का गुबार। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर में हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरों के अलावा हम समाजी और सियासी हलकों की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बलोचों के साथ रियासती जुल्म जबर के दस्तूर को लेकर इंसानी हुकूक इदारों में बढ़ती तशवीश का। इस तशवीश के मद्देनजर इस्लामाबाद में इंटरनेशनल ऑपरेस्ड पीपल्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। खास बात यह रही कि इस कॉन्फ्रेंस में बलोच नस्लकुशी के खिलाफ इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज लापता बलोचों के लवाहिकीन से गैर इंसानी सलूक की पुरजोर मजम्मत की गई। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुनक्किदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के। काबिले गौर बात ये रही कि इस्लामाबाद में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बुलाई गई, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पिछले कई हफ्तों से धरना दे रहे लापता बलोचों के लवाहिकीन के एहतजाजी धरने की रहनुमाई कर रही है। यही वजह रही कि इंटरनेशनल ऑपरेस्ड पीपल्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पैरोकारी करने वाली मारूफ शख्सियात ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बलोच कौम के तई सौतेले सुलूक और रियासती जुल्म जबर के दस्तूर पर गहरी तशवीश जाहिर की गई। मारो फेंको वाला सिलसिला जो शुरू है और ये भी तेजी आ गई है इसमें, ये चंद सालों में। इससे पहले जो था कुछ उठा के ले जाते थे और 2-4 रिहा कर देते थे, वो भी डिसेबल की सूरत में, और बाकी जो है ना उनको मार के फेंक देते थे। उनकी लाश तक भी मालूम नहीं होता था, उनका चेहरे को ऐसे मसख किया जाता था कि वो पहचाने भी नहीं जाते थे। मुसीबत से ऐसे निशानियां होती थी, उनके घर वाले उनको मुश्किल से पहचानते थे। अब भी जब भी यह कुछ दिन पहले या ये शुरू से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं कि मसख शुदा लाशें जो फेंकते हैं आजकल सीटीडी के हवाले कर देते हैं। पहले तो फेंक के चले जाते थे, अब वो हॉस्पिटल में आके लेके आते हैं, फिर उनके लवाहिकीन जाते हैं उनको लेने, उनको देते भी नहीं है, लाश को भी वापस नहीं करते हैं। कैसे ऐसे लाश हुए हैं जो बगैर उसके भी दफनाया गया है इज्तिमाई कब्रों में या लापता गुमनाम कब्रिस्तानों में। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस ज़ेरे समाअत हैं, उसमें बलोच तलबा के केसेस हैं। बेसिकली हमने एक लिस्ट दी थी, एक कमीशन बनाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2022 में हफीज़ बलोच की जबरी गुमशुदगी के बाद, क्योंकि जब हम अदालत में थे हफीज़ के लिए तो उस वक्त तकरीबन हर रोज़ किसी बलोच बच्चे को, स्टूडेंट को पूरे मुल्क से किसी हिस्से से उठाया जा रहा था। तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला, उन्होंने ऑर्डर पास किया और कहा कि एक कमीशन बनाया जाए जो कि सादिक संजरानी ने हेड करना था। लेकिन 4 महीने के इनएक्शन के बाद सादिक संजरानी ने एक खुफिया खत पहुंचाया अदालत में, जिनमें उन्होंने कहा कि मैं इसकी सरबराही नहीं कर सकता, लिहाजा अख्तर मैंगल साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया। और उस कमीशन ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई। तमाम स्टूडेंट्स के केसेस पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स ने भी लिस्ट दी थी, समीदीन बलोच ने लिस्ट दी थी।
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में गुज़िश्ता 14-15 बरसों से हजारों लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए तारीखी धरने की क़यादत कर रहे हैं रज़ाकाराना इदारे वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन्स के नायब सरबराह मामा कदीर। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली निगरान हुकूमत, खुसूसन निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले लापता बलोचों के बारे में तौहीन आमेज बयानात दिए जाने पर सख्त मजम्मत की मामा कदीर बलोच समेत दीगर इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने। डेटा की या निगरान वजीर आजम है उसकी वो 50 से ज्यादा कभी गुजरा नहीं है। मेरे पास जो डेटा है इस वक्त लापता अफराद की वो 68,000 मेरे पास हैं। मैंने कई दफ़ा इनको कहा भी है कि अगर ये डेटा गलत है या मेरे पास आप कम हैं तो आप मेरे पास आए, बैठें, कैंप में आए, यहाँ आए, बैठें, एक एक चीज मैं आपको दिखाऊं। अगर उनमें से कोई भी गलत हुआ तो मैं मुजरिम हूँ, आप सच्चे हैं। पूरे पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, सिर्फ यही नहीं कि बलूचिस्तान में हो रहा है बल्कि पंजाब में, सराइकी बेल्ट में, पश्तून के साथ हो रहा है, पंजाबियों के साथ हो रहा है, सिंधियों के साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया जा रहा है। तो मैं जितना भी क़यामत मेरे पे गुजरी थी, छोटे छोटे बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं और बेतहाशा क्रैकडाउन्स हम पे हुए हैं, जिसमें एक क्रैकडाउन जो कि हम GHQ की तरफ जा रहे थे 2006 में, और अभी हम फ्लैशमैन होटल के सामने एक कदम ही हमने लिया था कि चारों तरफ से पुलिस और एजेंसीज ने हमें घेर लिया और हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने मारना शुरू कर दिया। तो आप खुद सोचिए कि एक माँ के लिए इससे बड़ी कोई जुल्म नहीं हो सकता कि वो अब हमारे बच्चे जो हैं जो कि पहले बाप के लिए तड़प रहे हैं और उनको मारा जा रहा हो। तो उसमें मेरे बेटे की शलवार तक उन्होंने उतार दी थी और उसके कपड़े फाड़ दिए थे। इस हालत से उन्होंने उठा के फेंका था पुलिस वैन्स में और उसको ले गए थे। और आयशा जो उस वक्त 8 साल की थी, उसने मिन्नतें की थी कि खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दो, आप मेरे बाबा को ले गए, आप मेरे भाई को छोड़ दो, और ये उधर बेहोश हो गई थी। तो ये सारी चीजें फिर 2014 में अगेन वही स्टोरी रिपीट होती है। इंटरनेशनल अप्रेस्ड पीपल्स कॉन्फ्रेंस में लापता अफराद के संगीन मसले पर कायम सरकारी कमीशन इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खात्मे और उसके चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को फिलफौर बरतरफ करने की मांग की गई, क्योंकि उन पर लापता अफराद के लवाहिकीन खुसूसन मुतासिरा खवातीन से बदसलूकी करने तक के हकायक मंजर आम पर आते रहे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट आपके मसाइल का हल ढूंढेगी। हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि हमारा एक मुतालबा था कि इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का कमीशन फेल हो चुका है, इसको डिसबैंड कर देना चाहिए और इसकी जो चेयरपर्सन है उनको फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हम तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि वो अदालतें जो माफियाज को निकालती हैं वो आपको बुलाएंगी अदालतों में और पूछेंगी कहाँ गए आपके लोग, किसने उठाया, और उनको बुला के पूछेंगी आप कहाँ लेके गए। और हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे जितना भी मीडिया है कम से कम एक नरम गोशी रख के आपके साथ यकजहती या करेगा, और सियासतदान यहाँ पे वक्त बना के आएंगे। आज वो अपना मंशूर बना रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप बलूचिस्तान से हैं, आप उनको कहें कि अगर अपने मंशूर में ये शामिल नहीं करोगे कि लापता अफराद का क्या हल है तो हम तुम्हारे मंशूर को नहीं मानते। यकीनन आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 76 बरस पहले 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तान और चीन ने सीपेक मंसूबे की मुखालफत कर रहे बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें तेज कर दी हैं।
इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान के तुर्बत कस्बे में बालाच मौला बख्श को अदालती रिमांड में रखकर बहिमाना तौर पर कत्ल किया गया। लेकिन मकतूल बालाच मौला बख्श की 23 नवंबर 2023 को मसख शुदा लाश मिलने के बाद मुतासिरा खानदान समेत तमाम लापता बलोचों के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लिहाजा बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से डॉक्टर महरंग बलोच की क़यादत में तुर्बत से इस्लामाबाद तक पैदल लॉन्ग मार्च किया। लेकिन पुरअमन लॉन्ग मार्च के दौरान और इस्लामाबाद में लापता बलोचों के लवाहिकीन खुसूसन औरतों और बच्चों को जिस कदर रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया, उसने पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को झंझोड़ कर रख दिया। अब बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी की, जिसके तहत पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की नस्लकुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान में सबसे एतदाल पसंद और तालीम याफ्ता पंजाब सूबे में अक्सरती तबके के फिरका परस्तों ने अक़लियती हिंदू फिरके के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों की इंतहा कर दी है, जबकि पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम अक़लियती फिरकों को मजहबी आज़ादी और बराबरी के हुकूक देने का यकीन दिलाया था। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए, आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन, सुना आपने मोहम्मद अली जिन्ना का ये बयान, लेकिन आज पाकिस्तान में इस बयान की कोई अहमियत नहीं। इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाले पाकिस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहों और मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जा किया जा रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के रहीम यार खान के और रहीम यार खान के इलाके बरनी बस्ती के ये मनाजिर, जहां सदियों पुराने राधा कृष्ण मंदिर और हिंदुओं की रिहाइश बस्ती को बुलडोज किए जाने की साजिशें तेज हो गई हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो फरमान था, ये हमारी जो अदारे हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, अपनी रियासत से अपील करना चाहता हूँ। और स्पेशल जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा गैर मुस्लिम की बात करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िली सदर की हैसियत से हिंदुस्तान जितना किसी मुसलमान का है उतना ही इन्हीं का है। ये मैं कल को हमारे ये गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिसको अपना ये वतन कहते हैं, अगर यहाँ पर इनकी इबादत गाह भी महफूज नहीं रहेगी तो ये गरीब, ये गैर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? ये तो पाकिस्तान छोड़ के दोबारा तो वापसी नहीं जाएंगे ना, यहाँ पे रहेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं अपनी रियासती अदारों को भी कहना चाहता हूँ और ज़िले रहीम यार खान की इंतजामिया से भी ये बात करना चाहता हूँ, मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस बात का नोटिस लिया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इनकी जो इबादत गाह है, मंदिर है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की रियासती पुष्टपनाही की वजह से चारों सूबों में हिंदुओं समेत तमाम अक़लियती फिरकों की मजहबी आज़ादी की पामाली के इंसानियत सोज वाक़यात अब रोज का मामूल बन चुके हैं। यही वजह है कि पंजाब सूबे के रहीम यार खान के इलाके बरनी में सदियों से रिहाइश पजीर अक़लियती हिंदू फिरके ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरे किए। मुजाहिरे में बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जो इंसाफ न मिलने की वजह से इंतजामिया और ताकतवर समूह के खिलाफ नारे लगाते रहे। कहते तुमने फरमाया था कि जो कि हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो पाकिस्तान में खुली आज़ादी से रह सकता है
اور ہماری اقلیت برادری کو ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے اور برباد کیا جا رہا ہے. ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے اپیل اور درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. جو کہ برادری ہے جو گنڈا گردی پر 1 سے 12 40 گنڈے لے کر آتا ہے, ہمارے گھروں کو گرانے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ہم آپ لوگوں سے درخواست اور اپیل کرتے ہیں ہمیں انصاف کیا جائے. اب بات پنجاب صوبے کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ہندو مندروں کی, جہاں حالات بے حد تشویشناک بنتے جا رہے ہیں. ڈیرہ غازی خان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جہاں مندروں کی گھنٹیوں سے پورا شہر گونج اٹھتا تھا, کیونکہ اس وقت یہاں 70% آبادی ہندوؤں کی تھی. لیکن آج یہاں مندروں کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے. ڈیرہ غازی خان میں واقع ہنومان مندر کو اب ایک اسکول بنا دیا گیا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ تقریباً 300 سال پرانا ہنومان مندر ہندوؤں کے لیے بے حد مذہبی عقیدے اور تاریخی ثقافت کی علامت رہا. لیکن اب ڈیرہ غازی خان شہر میں ہندوؤں کے مندروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یہ جس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے 75 سے 70% یہ اپنی اسی اوریجنل حالت میں ہی کھڑا ہے. بقایا وقت کے تناسب سے زلزل ہو گئے ہیں, لیکن اس بلڈنگ کی جو تناسب ہے وہ آج تک اپنے پاؤں پہ ویسے ہی کھڑی ہے. اور معلومات میں کیا آپ کو دیں کہ ہماری نالج میں تو یہی ہے کہ اس کا صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ محکمہ اوقاف والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کی ذرا بہتر ٹریٹمنٹ کریں, انتظامات کریں, تاکہ یہ ورثہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کافی دیر تک قائم رہے. پاکستان کے پنجاب صوبے کے ملتان شہر میں روپ چندر نامی بزنس مین نے 1885 میں ہندوؤں سے تعلق رکھنے والی جین برادری کے لیے مندر بنوایا, لیکن 1947 میں مذہبی منافرت کے جنون کے چلتے روپ چندر ملتان چھوڑ کر چلے گئے. لہٰذا پاکستان کے ملتان شہر میں اس مندر کو مدرسے میں تبدیل کر دیا گیا. قابل غور بات یہ ہے کہ عمارت پرانی ہونے کے باوجود کھڑی ہے, لیکن پنجاب صوبائی حکومت نے اس قدیمی مندر کو تحفظ فراہم کرانے کی بجائے مدرسے میں تبدیل کر دیا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے دینی مدرسے کی زمین پر قبضے کے خلاف اقلیتی شیعوں میں غم و غصے کا غبار. لیکن پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے مد نظر چناوی ریلیوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. اس سلسلے میں پاکستانی فوج کی جانب سے خفیہ ڈیل کے تحت آئندہ عام انتخابات میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جیت دلانے کے لیے چناوی ریلیوں کی معاونت کی جا رہی ہے. لہٰذا پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز شریف نے پنجاب صوبے کے کھانے وال شہر میں چناوی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ریکارڈ توڑ بے روزگاری اور مہنگائی کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا. مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی عوام کو بے روزگاری اور مہنگائی سے نجات چاہیے تو انہیں آئندہ عام انتخابات میں نواز شریف کی پارٹی PMLN یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو بھاری ووٹ سے کامیابی دلانی ہوگی. پاکستان میں موسم سرما میں ٹھنڈ میں اضافہ ہوتے ہی حسب دستور رسوئی گیس کی قلت کا بحران شدت اختیار کر گیا. حالات کی سنگینیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور آرمی ہیڈ کوارٹر والے شہر راولپنڈی تک گیس کی شدید قلت کو لے کر مقامی باشندے بے اطمینانی کا اظہار کرتے رہے. متاثرہ خاندانوں خصوصاً خواتین نے بتایا کہ گیس کی بھاری قلت کی وجہ سے روزمرہ زندگی بالکل درہم برہم ہو چکی ہے اور وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی تک پکانے سے مجبور ہو چکی ہے. نتیجتاً پاکستان میں LPG سلنڈر اور لکڑیوں کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے.
पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ के दौर में आईन और कानून की खिलाफ वर्जियां उरूज पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की सियासी और आईनी तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली निगरान हुकूमतें 3 महीने की आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। ताहम वो न सिर्फ बरसरे इख्तिदार है बल्कि निगरान काबीना में नए नए कवानीन तक मंजूर कर रही हैं। इसकी ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से फौजदारी एक्ट में अमेंडमेंट के मसवदे की मंजूरी से सामने आई। इस मसवदे में हुकूमती पाबंदियों के बावजूद एहतजाजी मुजाहरे और सियासी रैलियां करने पर भारी जुर्माने के साथ बामशक्कत कैद की सजा भी शामिल की गई है। पाकिस्तानी आइन और कानूनी माहिरीन ने इसे पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खात्मे के लिए तहरीक चला रहे साबिक इमरान खान की पार्टी PTI को आइंदा आम इंतखाबात में चुनावी रैलियों से रोकने का हरबा करार दिया। पाकिस्तान में एक बार फिर रिश्ते को तार-तार करने वाला, दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पंजाब सूबे के पाकपतन इलाके में अपने ही जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से कत्ल करने का दर्दनाक वाकया पेश आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि वालिद ने पहले अपने ही छोटे बेटे को अगवा किया और बाद में अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर कत्ल करके लाश को घर में ही दफना दिया और कुछ वक्त के बाद लाश को घर से निकालकर खेतों में फेंक दी और इल्जाम मुखालफिन पर लगा दिया। पुलिस ने तीसरे बेटे की मुदियत में FIR दर्ज करके मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं कराची में मदरसे की जमीन पर नाजायज कब्जे की साजिशों को लेकर अक़लियती शिया फ़िरक़े में गम और गुस्से की लहर का। इस गुस्से का इजहार करने के लिए अक़लियती शियों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल शिया दानिश्वरों ने अपनी नई नस्ल को तालीम से महरूम रखने के लिए बढ़ते जुल्म जबर पर गहरी तशवीश जाहिर की। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत के जुनून में सिर्फ गैर मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े यानी हिंदू और ईसाई ही नहीं बल्कि खुद मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े तक जुल्म ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची में एहतजाजी मुजाहरों के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। इन एहतजाजी मुजाहरों की वजह बनी कराची में अक़लियती शिया फ़िरक़े के मदरसे की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने की नापाक साजिशें। शिया फ़िरक़े के लीडरों ने बताया, सियासी हलकों में असरो रसूख रखने वाले लैंड माफिया नाजायज तरीके से शिया मदरसे बुलडोज कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान और इंतजामिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 5 महीने से ज्यादा हो गया ये मसला जो चल रहा है कब्र बनी हाशिम का। मुसलसल में इंतज़ामिया से राब्ते में था, दोनों स्कूलों की इंतज़ामिया से, क्योंकि ये कोर्ट मैटर भी था। फिर वो सॉल्व हुआ, फिर उसके बाद दोबारा एक नोटिस जारी हुआ, फिर उसके बाद इसी तजब्जुब के चक्कर में 2 बार स्कूल की जो है वो दीवारों को तोड़ा गया। उसके बाद जब तीसरी बार ये मसला उठा और उसके अंदर बिल्डिंग तोड़ने की बात आई तो उस वक्त जाहिर बात है 5,500 बच्चा 6,000 बच्चा उससे मुतासिर होना जा रहा है, जिसमें एक गली का इशू है, बस एक गली का इशू है। जाहिर बात है वो सूरत हाल इंतहाई गमगीर थी, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी। इंतजामिया ने हमसे रब्ता किया। ये मसला जो है अब ये जातियात का मसला है, जहाँ ये बात की जा रही है इंक्रोचमेंट की कि इंक्रोचमेंट है। पूरा पाकिस्तान जो है वो 70 साल में इंक्रोचमेंट पे ही चल रहा है। जितने स्कूल हैं, या ये कहा जाता है ये जो है रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर स्कूल बनाया हुआ है। कराची में 75% स्कूल जो है वो रेजिडेंशियल एरिया पे, 75% स्कूल जो है वो रिहाइश गाह पे बनाए गए हैं और तजावुजात भी कराची में बहुत है। सिर्फ एक गली के लिए स्कूल के बच्चों की तालीम को मुतासर करना मैं समझता हूँ नाइंसाफी है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि तकरीबन 5,500-6,000 बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो मुतासिर हो रहा है
امتحانات قریب ہیں, پوزیشن ہولڈر بچے ہیں اس اسکول کے اندر, دونوں اسکولوں میں. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں, کیونکہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ ہمارے پیچھے پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں ریاست پاکستان سے کہتا ہوں یہ پاکستان کا مستقبل ہے, یہ پاکستان کے بچے. بالخصوص وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 کروڑ بچہ تعلیم سے محروم ہے. میں کہتا ہوں 2 کروڑ میں یہ 5,500 بچے بھی شامل کر لو جن کو متاثر کیا جا رہا ہے. اب 2 کروڑ 5,000 بچہ متاثر ہونا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب اپنا انفلوئنس کرتے ہوئے اس اسکول کے مسائل کو حل کریں, اور میں امید کرتا ہوں روابط کا سلسلہ بھی چل رہا ہے, مذاکرات کی بات بھی چل رہی ہے ان حضرات سے, اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ بیچارے معصوم بچے ہیں, یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, خالصتاً بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے. میں پہلے دن کہہ چکا ہوں اگر مسئلہ, ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں پیج پر, اور اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہم گورنر ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے, وزیر اعلیٰ کا بھی کریں گے, اور واضح کہہ رہا ہوں ہم چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے پاس بھی دھرنا دیں گے. یہ بچے دیں گے, ان کا مسئلہ ہے, اور کور کمانڈر کے دفتر پہ جا کے ہم انصاف مانگیں گے کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے میری جان مال عزت آبرو تعلیم کے مسئلے کو حل کرنا, ریاست کی ذمہ داری, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہوگی. ناظرین, آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.